नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विज्ञान किंगडम में आपका स्वागत है। मैं 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके लिए ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पिछली वीडियो से रिलेटेड डेफिनेशनों को एक्सप्लेन करूंगा। यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी को अच्छी तरह से समझाया था। उसमें आने वाली मुख्य 7 प्रकार के टैक्सों के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं उनकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली लाइन बता रही है कि इन वर्गकों को आवश्यकता पड़ने पर हम अधि या उप या अव ये पूर्व प्रत्यक्ष लगाकर अन्य वर्ग भी बना सकते हैं या बना लिए जाते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने देखी होगी क्लासिफिकेशन जब हो रहा है तो कभी कभी लिखा होता है उपवर्ग, उपगण, उपकुल। तो ये उप जो शब्द आया है ये हम पूर्व प्रत्यक्ष लगाकर ही बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है हमको। बिल्कुल। आगे की परिभाषा हमें बता रही है कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी व क्रियात्मक इकाई है और संरचनात्मक इकाई है। यानी कि जाति किसी भी वर्गीकरण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी की लाइन है, पूरी की पूरी है। ये पूरी लाइन एनसीईआरटी से ली गई है, अच्छी तरह से ली गई है। आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो वर्गीकरण करते हैं या फिर टैक्सोनॉमी जो होती है उसकी इकाई क्या मानी जाती है? जाति मानी जाती है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, इसके बिना कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बड़ी अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, आप देखते चलें। अब आगे लिखा हुआ है वर्ग की पदानुक्रम को हमेशा तिरछा लिखा जाता है। अब आप तिरछा लिखा हुआ देख भी रहे हैं, ये देखिए। इसमें सबसे पहले जगत यानी किंगडम लिखा है, फिर संघ लिखा हुआ है, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी जो लिखे हुए हैं तिरछे लिखे जाते हैं। वर्ग की पदानुक्रम या कैटेगरी को हमेशा तिरछा लिखा जाता है। ये इस लाइन से क्लियर हो रहा है, इस वाली लाइन से। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जाति की परिभाषा को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि जॉन रे और मेयर ने दी है। स्पीसीज इंग्लिश में कहते हैं जाति को। जॉन रे बोलते हैं कि वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होती है वे जाति के एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन जो दी है जाति की वो केवल ये बता रही है कि अगर एक ही जाति कोई मान रहे हो आप तो उसमें उसका जो जनक है उससे ही उत्पन्न हो रहे हैं जो जंतु, तो वो क्या है? सभी एक ही जाति के सदस्य हैं। जॉन रे ने ऐसा बोला। नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ। देखिए, जॉन रे कहते हैं वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से हुई है वे एक ही प्रकार की जाति के सदस्य होते हैं। मतलब एक ही जाति के सदस्य होते हैं। वो अलग अलग जातियों के सदस्य नहीं होते, क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक ही जनक ने की है, अलग अलग जनकों ने नहीं की। उन्होंने यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा कि संतान पैदा हो रही है वो जननशील है या नहीं है, क्या बात है। आगे की कोई बात समझ में नहीं आ रही, केवल छोटी सी परिभाषा दी है। ये अपने आप में सफिशेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अब मेयर की परिभाषा मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बताते हैं कि प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन द्वारा अपनी ही जैसी जनन क्षम, बता दिया ना, अपनी ही जैसी जनन क्षम संतानें उत्पन्न करने वाले जंतु एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। यहाँ मेयर की परिभाषा मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, सफिशेंट है, अच्छी परिभाषा है, जिससे क्लियर हो जाता है जाति को समझना। कैसे? मेयर ने बोला है कि प्राकृतिक दशाओं यानी कि जिस नेचुरल कंडीशन में जो जंतु या जनक रह रहे हैं उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो रही है वो भी जननशील है, वो भी फर्टाइल है, वो भी जनन कर सकती है और वो अपनी जैसी ही संतानें उत्पन्न कर सकती है। तो ये एक ही जाति के सदस्य कहलाएंगे। मेयर की परिभाषा एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं हम वंश की। वंश क्या है? जीनस। वंश की परिभाषा देखते हैं। तो वंश को समझने से पहले हम ये देखें, यहाँ वंश की परिभाषा लिख रही है निकटवर्ती आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। तो वंश की परिभाषा समझने से पहले ये समझ लीजिए जाति के समूह से वंश बनता है। समझ गए आप? जब तक जातियों का समूह खड़ा नहीं होगा तब तक वंश कभी नहीं बन सकता। तो निकटवर्ती यानी पास वाली
आपसी संबंध रखने वाली जातियों के समूह को ही क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, टमाटर, आलू, बैगन अलग अलग जातियाँ, लेकिन सभी का वंश सोलेनम है, इसीलिए ये एक ही वंश के हैं। ठीक है। शेर और चीता अलग अलग जाति हैं, वंश पैंथेरा है इनका। कुत्ता और भेड़िया, इनका जो जाति है वो अलग अलग है, लेकिन वंश कैनिस एक ही है। वंश कैनिस इनका एक ही है। जैसे पैंथेरा इनका एक है, ऐसी इनका कैनिस एक है। ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ तक हमको समझ में आ जाती है वंश की परिभाषा। अब बात करेंगे कुल यानी फैमिली क्या होती है। तो फैमिली की परिभाषा को भी अच्छी तरह से समझते चलिए। फैमिली की परिभाषा कह रही है कुल समान, देखिए कुल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं, समान लक्षण रखने वाली आपसी संबंधों, समान लक्षण रखने वाले संबंधी वंशों के समूह को, यहाँ पर भी एक लाइन हमको समझ में आती है, वंशों का समूह। वंशों का समूह, वंशों का समूह क्या कहलाता है? कुल कहलाता है। कुल यानी वंशों का समूह जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक फैमिली का निर्माण नहीं हो सकता। ये भी बात सही। जैसे कि देखिए, शेर, चीता, बिल्ली सभी जो हैं अलग अलग वंशों के समूह हैं, लेकिन इनकी फैमिली क्या है? एक ही है। एक ही फैमिली है, फिलिडी फैमिली क्या है इनकी? एक ही है। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि वंशों का समूह मिलकर कुल बनाता है। अब यहाँ आगे देखेंगे हम गण की परिभाषा। गण की परिभाषा में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, समान लक्षण रखने या समान लक्षण वाले कुलों के समूह को गण कहा जाता है। समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। समान लक्षण रखने वाले कुलों के समूह को गण कहा जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है ये वाली बात। इसमें उदाहरण जो लिखा हुआ है, कुल, फैमिली, फ्लेडी, कैनेडी, ये कुल अलग अलग हैं, लेकिन इनका समूह कार्निवोरा ये एक ही है। ये क्या? एक ही है। इससे ये पता चलता है कि अलग अलग कुल जो होते हैं, फैमिलियाँ मिलकर एक ऑर्डर बनाती हैं, गण बनाती हैं। समझ में आ गई अच्छी तरह से? जब तक फैमिली नहीं खड़ी होंगी बहुत सारी, जब तक गण नहीं बन सकता, ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं, ऑर्डर नहीं बन सकता। ठीक है। ओके। अब हम बात करेंगे वर्ग की परिभाषा के बारे में, जो कि क्लास कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है। ये परिभाषा भी बिल्कुल आसान है। बिल्कुल जैसे सभी परिभाषा एक्सप्लेन हो रही है, ऐसे ही ये है। इनमें भी समूह का रोल है, यानी कि एक समान लक्षण रखने वाले गणों का समूह, गणों का क्या? समूह को वर्ग कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? वर्ग। यानी कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। यानी कि गणों का समूह ही क्लास कहलाता है। जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, आदि को स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है या रखा गया है। बिल्कुल क्लियर, अच्छी तरह से। अब देखेंगे हम संघ की परिभाषा। तो संघ कैसे बनेगा? वर्गों के समूह से बनेगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा जब इतनी देर से डेफिनेशन समझ रहे हो मेरे साथ। तो देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि ऐसे वर्गों के समूह जिनमें समानता पाई जाती है संघ कहलाते हैं, फाइलम कहलाते हैं। जैसे मछली है, उभयचर है, पक्षी है, सरीसृप है, स्तनधारी, सभी कशेरुकदंड के कारण कॉर्डेटा संघ में रखे जाते हैं। यानी कि इनमें कशेरुकदंड, कॉर्डेटा एक नोटोकॉट पाई जाती है, उसी नोटोकॉट की वजह से इन सभी को कॉर्डेटा संघ में रखा गया है, कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है। इनको सभी को एक साथ पढ़ा जाता है। अगर आपने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर आने वाला है, तीसरा चैप्टर है, वहाँ हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, और भी अच्छी, तीसरा चौथा चैप्टर बढ़िया तरह से। ठीक है। अब ये तो हो गई संघ की परिभाषा। इसमें भी आपने देखा ऐसे वर्गों के समूह जिनमें समानता पाई जाती है वो संघ कहलाते हैं। मछली है, उभयचर है, पक्षी है, सरीसृप हैं, स्तनधारी हैं, सभी में कशेरुकदंड पाई जाती है, इसलिए कॉर्डेटा में रखा गया है इनको, इसीलिए सभी को कॉर्डेटा में रखा गया है। अब आपको जगत की परिभाषा बताते हैं। तो जगत की परिभाषा क्या है? जगत की परिभाषा देखने से पहले यहाँ देखेंगे आप कि यह वर्गीय पदानुक्रम का सबसे उच्चतम संवर्ग है। ये जो टैक्सोनॉमी होती है उसका सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर रहने वाला यही होता है जगत। जैसे कि सभी जंतुओं को एनिमल किंगडम में रखा जाता है, सभी प्लांटों को प्लांट किंगडम में रखा जाता है, सभी प्रोकैरियोट को मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। समझ में आ गया? अच्छी तरह से जगत की परिभाषा समझ में आ रही। देखो, जगत तो अपने आप में सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है, सभी चीज़ों से। इसीलिए देखो, जगत की बहुत सारी परिभाषा बन सकती है। हम एक अच्छी परिभाषा ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे वर्ग ही मिलकर एक जगत को बनाएंगे। ये परिभाषा भी सही है, लेकिन
वास्तव रूप से देखा जाए तो जगत के अंदर संघों का समूह भी होता है, वर्गों का समूह भी होता है, गणों का समूह भी होता है, कुलों का भी होता है, वंशों का भी होता है, जातियों का भी होता है, तब जाके तो एक जगत बनता है। तो इस चीज़ को डायग्राम की मदद से बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और ये वीडियो तुरंत समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये जो वीडियो है इसमें आप जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति की परिभाषा देखिए आपने। अब इसका डायग्राम की मदद से इसको समझ लीजिए। ये डायग्राम क्या कहना चाहता है। डायग्राम में सबसे अंदर की साइड में आप देख रहे हैं, ये जो अंदर की साइड में देखा हुआ है, एक मिनट ये धुंधला सा हो गया, अब सही है। सबसे अंदर की साइड में जाति लिखी हुई है। फिर जाति कैसे बनी, सबसे अंदर है, क्योंकि जाति एक ही प्रकार के जनक जब संतान उत्पन्न करते हैं तो जाति बनती है। क्लियर। ये परिभाषा भी हमने देख ली जॉन रे और मेयर की, उसके अकॉर्डिंग हम समझ ही गए जाति क्या होती है। लेकिन जातियों का समूह खड़ा होगा तो वंश बनेगा, वंशों का समूह खड़ा होगा तो कुल, कुलों का समूह खड़ा होगा तो गण बनेगा, गणों का समूह जब खड़ा हो जाएगा तो वर्ग, वर्गों का समूह जब खड़ा हो जाएगा तो संघ, और संघों का समूह जब बन जाएगा तो जगत बनेगा। तो ये प्रोसेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। जाति से जगत की तरफ हम ऐसे बढ़े हैं, लेकिन वर्ग बहुत सारे अंदर हैं। अगर हम जगत को देखें या किंगडम को खड़े होकर देखें तो किंगडम के अंदर बहुत सारे समूह होते हैं। यहाँ पे जातियों का, वंशों का, कुलों का, वर्गों का, गणों का, सबका समूह होता है, संघों का भी होता है। इस डायग्राम इसको देख लीजिए। जाति ऊपर एरो खिंच रहा है तो इसका मतलब है जातियों के समूह वंश बनाएंगे, वंशों का समूह कुल बनाएगा, कुलों का समूह, कुलों का समूह क्या बनाएगा, गणों का समूह क्या बनाएगा, वर्गों का समूह क्या बनाएगा, संघों का समूह क्या बनाएगा, जगत। क्लियर है ये वाली लाइन। तो ये वीडियो इस प्रकार से यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें, बताएं वीडियो में क्या और अच्छा कर सकता हूं मैं। और मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर रहा हूं, आप उनको देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।